Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम साउंड के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे सुपरसोनिक स्पीड को एंड सोनिक बूम को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे एंड इन द लास्ट एको के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, अगर मेरी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो मेरी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगी। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड की स्पीड से फास्टर ट्रैवल करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करता है, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जैसे जो जेट होते हैं, इंडियन आर्मीज के जो जेट होते हैं वो कितनी ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, ठीक है। तो वो जो मूव करते हैं ना वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा मूव करते हैं, मतलब ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, तो दैट इज़ द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इट इज मूविंग एट द सुपरसोनिक स्पीड। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से फास्टर ट्रैवल करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे बुलेट्स हो गया, जब बंदूक में से गोली निकलती है तो वो भी सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। अब देखो, जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने का मतलब वो बहुत सारे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो अगर जो जेट होते हैं, अगर वो जेट थोड़ा नीचे से गुजरे ना, मतलब आपके घरों से थोड़ा नीचे से गुजरे तो आपके जो घर के कांच वगैरह वो भी टूट सकते हैं उन जेट की आवाज़ से, वो इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो सुपरसोनिक स्पीड से जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो अगर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड को हम बोलते हैं सोनिक बूम। मतलब जितनी भी एनर्जी, जितनी भी साउंड सुपरसोनिक स्पीड वाले ऑब्जेक्ट से निकलती है दैट इज द सोनिक बूम। अ शार्प एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट शॉक वेव इन द एयर। मतलब ये बहुत ज़्यादा शार्प और लाउड साउंड होती है जो कौन प्रोड्यूस करता है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। These shock wave carry significant energy causing intense air pressure variations। अब देखो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सोनिक बूम के इफेक्ट क्या होते हैं। सोनिक बूम की वजह से जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, जो घर के कांच वगैरह होते हैं वो भी टूट सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा लाउड नॉइस होती है, मतलब इतनी ज़्यादा लाउड साउंड होती है ये कि इसकी वजह से घर के कांच वगैरह भी टूट सकते हैं, बिल्डिंग्स भी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखो सिमिलर है किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या स्टडी करते हैं, अगर ये हमारे पास कोई पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई पॉलिश सरफेस होता है और उस पर हम एक लाइट को गिराते हैं, ठीक है, एक लाइट को जब हम उस पॉलिश सरफेस पे गिराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जिस लाइट को हम पॉलिश सरफेस पे गिराते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होके आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, मतलब एक नॉर्मल रे बन जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल रे बन जाती है। कौन से एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे एक नॉर्मल रे बन जाती है, मतलब इंसिडेंट रे के एकदम परपेंडिकुलर नॉर्मल रे बन जाती है, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है वो होता है एंगल आई, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है वो होती है एंगल आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे वुड बार लगा दी, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस आती है ना, वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस आता है। कैसे, देखो एक वुड बार मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, उसके बाद मैंने एक ट्यूब यहाँ पे रखी, एक ट्यूब यहाँ पे रखी। अब जैसे जो साउंड सोर्स है, मतलब यहाँ पे एक स्पीकर रख दिया, ठीक है, जैसे ये जो स्पीकर है ये आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, मतलब आवाज़ को निकालेगा, तो यहाँ से साउंड जो होगा वो ट्रेवल होगा, यहाँ से साउंड जाएगा, वुड बार पे टकराएगा और उसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाएगा। मतलब ये इंसिडेंट वेव जाएगी, टकराएगी वुड बार से एंड वो वापस आ जाएगी और उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल रे बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव गई, टकराई वुड बार से और ये वापस आ गई, और इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे ईयर्स तक पहुँचती है और हमें जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके सुनती है, ठीक है।
अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसे दो लॉ होते हैं, वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के भी दो लॉ होते हैं, और दोनों के जो लॉस होते हैं ना वो एकदम सेम होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो इंसिडेंट वेव होती है, रिफ्लेक्टेड वेव होती है, नॉर्मल वेव जो बनती है, वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट वेव इस प्लेन पे लाई करेगी और रिफ्लेक्टेड वेव दूसरे प्लेन पे एंड नॉर्मल वेव तीसरे प्लेन पे लाई करेगी, ऐसा नहीं होता। तीनों जन एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ का मतलब है, जैसे मान लो ये वुड बार है, ठीक है, ये हमारी जाती है इंसिडेंट रे, ये जाती है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, अब जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में एक नॉर्मल वेव बन जाती है। ठीक है, इंसिडेंट वेव बनाती है एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड वेव बनाती है एंगल आर। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट वेव गिरेगी वुड बार पे, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ रही है। एंगल आई जो है वो सेम है किसके? एंगल आर के। ठीक है, एकदम इक्वल होते हैं दोनों। उसके बाद देखो एको क्या होता है? एको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आप किन्हीं पहाड़ों पे जाते हो, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, आप पहाड़ों पे जाके किसी का नाम चिल्लाते हो जोर से, और वो जो नाम होता है वो आपको दोबारा से सुनने को मिलता है। तो यही चीज होती है एको। एको एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब जिसका नाम आप बोल रहे हो, वो आपको दोबारा सुनने को मिलता है। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। तो यही एको होता है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखो, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और दूर कहीं कुछ बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, और आप किसी का नाम चिल्लाते हो। जैसे ही आप किसी का नाम चिल्लाओगे, मतलब जैसे ही आप साउंड को प्रोड्यूस करोगे, तो होगा क्या? जो आपकी आवाज़ है वो किन्हीं दूर पहाड़ पे जाके टकराएगी। ठीक है, वो किसी पहाड़ पे जाके टकराएगी और आप तक वापस होएगी, मतलब वो रिफ्लेक्ट होएगी। आपकी जो साउंड है वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी पहाड़ पे टकरा के। ठीक है, आपने साउंड प्रोड्यूस करी, आपने किसी का नाम चिल्लाया और वो साउंड पहाड़ पे टकराई और रिफ्लेक्ट हुई और दोबारा आपको सुनने को मिली। ठीक है, तो दैट इज एको। The phenomena where a sound produced is heard again due to reflection is called echo. अब देखो, echo में एक चीज होती है कि यहाँ पे सिंगल रिफ्लेक्शन ही होती है। ऐसा नहीं है कि जो आप नाम बोल रहे हो वो आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, बार बार वहां पे रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। वहां पे जो आप नाम बोलोगे वो आपको एक ही बार सुनने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आती है वो आती है सिंगल रिफ्लेक्शन। सिंगल टाइम रिफ्लेक्ट होती है आपकी साउंड, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होती, बार बार आपको वो आवाज सुनने को नहीं मिलती। आप एक बार ही बोलोगे, आपको एक ही बार वो नाम सुनाई पड़ता है। ठीक है, सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आप में और वो पहाड़ में, वो 17.2 मीटर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत पास खड़े हो, आप बोल रहे हो और आपकी जो साउंड है वो टकरा के आप तक दोबारा आएगी और आपको वो आवाज़ दोबारा सुनने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस भी मैटर करता है। ठीक है, आपको वो आवाज़ तभी दोबारा सुनाई देगी अगर आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 17.2 मीटर हो। ठीक है, तभी आपको आवाज सुनाई पड़ती है, तभी एको होता है। ठीक है, टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको साउंड the time interval between the original and reflected sound must be 0.1 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो कैसी होती है? सिंगल रिफ्लेक्शन होती है। अब देखो, रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो मल्टीपल टाइम होती है। अब देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे एको में क्या होता है, आप दूर कहीं पहाड़ों पे जाके चिल्लाते हो, ठीक है, तो आपको एक ही बार अपनी साउंड जो है वो सुनने को मिलती है। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि जो आपकी आवाज़ होती है ना वो गूंजती है और वो आवाज़ आपको बार बार सुनाई पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। कैसे कि जैसे मान लो आप अपने एक रूम में हो, ठीक है, और उस रूम में कुछ ज्यादा कोई सामान वामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली रूम है, बस चार दीवारें हैं, ठीक है, बंद रूम है। आप कुछ बोलते हो उस रूम में, तो कैसे जो आपकी आवाज है वो आपको बार बार सुनाई पड़ती है।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता। जैसे एको में था, एको में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, एको में मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए था, बट रिवर्बरेशन में ऐसा नहीं होता। रिवर्बरेशन में जितनी भी जो फैन थी, मतलब जैसे आपने आवाज निकाली, आपने साउंड प्रोड्यूस करी, तो वो किससे टकराएगी, वो दीवारों से टकराएगी, सीलिंग से टकराएगी, और वो बार बार आप तक वापस आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होती है। इट इज द पर रेजिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है किससे, आपकी आवाज दीवारों से टकराती है, सीलिंग से टकराती है, दूसरे सरफेस से टकराती है, एक एनक्लोज्ड स्पेस में। ठीक है, जैसे आप एकदम खाली रूम में हो, कुछ बोलते हो तो आपकी जो आवाज है एकदम हर जगह से टकराएगी, आप तक ही दोबारा आएगी, गूंजती है मतलब आपकी आवाज वहां पे। इट अकर्स व्हेन अ साउंड कंटिन्यू टू बी हियर्ड इवन आफ्टर द सोर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट। और ये तब भी होता है, मतलब जब आप बोल के चुप हो गए तब भी आपको आपकी जो आवाज है वो सुनाई पड़ती रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, मतलब हम रिवर्बरेशन को कम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो इसको कम क्यों करना है, जैसे मान लो आप किसी ऑडिटोरियम में जाते हो, वहाँ कोई सिंगर गाना गा रहा है और रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब सिंगर की आवाज़ तो गूंज रही है, सिंगर की आवाज़ गूंजेगी तो आपको आवाज़ उसकी क्लियरिटी से सुनाई नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए रिवर्बरेशन का ऐसी जगहों पर कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो रिवर्बरेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब जो दीवारें हैं ना उसको किसी सॉफ्ट फैब्रिक से कवर कर दो। ठीक है, सॉफ्ट फैब्रिक से कवर कर दो। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हो, मूवीज वगैरह देखने जाते हो, तो कैसे सिनेमा हॉल के जो ग्राउंड पे कैसे मैट वगैरह बिछे हुए होते हैं। अब वो मैट क्यों बिछे होते हैं, कि ताकि जो भी मूवी की जो भी आवाज आए वो मैट में एब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, मैट में क्या हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए, मतलब जितनी भी आवाज वहां से प्रोड्यूस हो रही है वो सब उन सॉफ्ट फैब्रिक्स में एब्सॉर्ब हो जाए। मतलब जितनी भी सीलिंग्स है, ठीक है, जितनी भी दीवारें हैं वहां पे, उन सबको हमें किसी सॉफ्ट फैब्रिक से, मतलब किन्हीं गद्दों से मैट से ऐसे कवर कर देना चाहिए, ताकि जो भी आवाज प्रोड्यूस हो वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए, ताकि वहां पे रिवर्बरेशन ना हो और आपको जो आवाज है वो क्लियरिटी से सुनाई पड़े। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, कवर्ड विद दिस साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर कर सकते हैं, जैसे फाइबर बोर्ड हो गया, कोई मैट हो गया, कोई भी सॉफ्ट चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जो सीट्स होती हैं, सीट का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, मतलब सीट को कवर भी कुछ ऐसा करा जाता है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल से उनको कवर करा जाता है सीट को, ताकि जो आवाज़ है वो क्या हो जाए, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यूज़ का होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सबसे पहला यूज़ होता है मेगाफोन्स में, हॉर्न्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। अब आपने देखा होगा कोई जो स्पीकर होता है, स्पीकर की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। अब स्पीकर की शेप ऐसे क्यों नहीं होती, सीधी क्यों नहीं होती, अगर स्पीकर की जो शेप होगी वो सीधी होगी तो वो क्या होगी, एकदम फैलेगी, आवाज क्या होगी, फैलेगी। लेकिन अगर स्पीकर की शेप कुछ ऐसी है तो साउंड क्या होगी, साउंड जैसे निकलेगी वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी और वो सीधा जाएगी। ठीक है, मतलब जिस तक पहुंचनी है वो साउंड वहीं तक जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, गूंजेगी नहीं आवाज वो। ठीक है, उसके बाद स्टेथोस्कोप जो होता है, जैसे डॉक्टर एकदम धड़कन सुनता है तो कैसे उसके कान तक आवाज जाती है। ठीक है, तो वो भी किसका यूज है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज है। और देखो जो ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, उन सब का जो डिजाइन होता है ना उसको कर्व बनाया जाता है। अब उसको कर्व क्यों बनाया जाता है, कर्व इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर मान लो कोई मूवी चल रही है, मूवी की जो आवाज है वो प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, जैसे ही मूवी की आवाज निकलेगी तो साउंड क्या होगा, टकराएगा यहाँ से, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर जो उसकी जो डिजाइन है हॉल की, अगर वो कर्व्ड होएगी तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर उसकी डिजाइन सीधी होती तो वो क्या करती, कहीं पे भी क्या कर सकती है, एक ही पर्सन पे रिफ्लेक्ट करती है उसकी जो साउंड होती। ठीक है, अब हियरिंग की रेंज कितनी होती है, मतलब हम कितनी आवाज को सुन सकते हैं, तो हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। अगर कोई आवाज हमें सुनाई पड़ती है 20 हर्ट्ज से नीचे तो हम उसको नहीं सुन सकते, और अगर कोई आवाज ऐसी है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है तो हम उसको भी सुन नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा आवाज होती है। 20 हर्ट्ज के नीचे वाली आवाज को हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड।
मतलब ये बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जैसे जो जानवर वगैरह होते हैं ना, उनको ये आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। अब कैसे कुछ होने वाला होता है, ठीक है, कोई आने वाला होता है, कैसे उनको जल्दी पता चल जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि वो ये आवाज़ सुन सकते हैं, इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है कि 20,000 हर्ट्ज के भी आवाज़ ऊपर हो। अब 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ ऊपर हो मतलब जो बैट्स वगैरह होते हैं ना, वो ये वाले आवाज़ को वो करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर का था लास्ट टॉपिक। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है।